हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GOS। तो आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर का सीरीज़ ला रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, करंट अफेयर्स जो इन्वायरमेंट पार्ट 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 5 टॉपिक जो इस साल के लिए मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो टॉप 5 टॉपिक्स आज हम लोग डील कर रहे हैं। इट इज़ पार्ट 2, आप इससे पहले पार्ट 1 देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट को हम लोग पहले चूज़ क्यों किए, इन्वायरमेंट का रीज़न क्या है। अगर आप ट्रेंड हमारे जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्वायरमेंट से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सेकंड रीज़न इसका ये है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन इसके साथ होते हैं, तो डेफिनेटली 20 क्वेश्चंस तो आएगा उसकी लाज रखने के लिए, इज़न्ट इट। तो क्या है, 20 क्वेश्चंस तो आने ही हैं इन्वायरमेंट वाले पार्ट से। और ऑलरेडी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन, एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सेक्टर, ये सारे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि इंडिया में ये समिट हुआ था इस साल, तो इसलिए इस साल इस क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। और सेकंड रीज़न ये है, हमारा 2 ईयर के लिए प्रेसिडेंटशिप है, हम लोग प्रेसिडेंट है इसके, और इसलिए हम लोग UNCCD पे और ज़्यादा हम लोगों को काम करना है। इसका काम क्या है, इसमें क्या होता है, जितने पार्टीज़ हैं, जितने लोगों ने साइन किया है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ बोला जाता है उनको। वो लोग एक दिन आके मीट करते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो हम लोगों तो इनका काम क्या है कि इससे पहले जो भी एक्शन लिया गया है उसका क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। एंड एक रिपोर्ट बनाते हैं कि अभी सिनारियो क्या है वर्ल्ड लेवल पे, कि ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट, कि किस लेवल का हमारा अभी ड्रॉट है इंडिया पे और वर्ल्ड लेवल पे, एज वेल एज कौन कौन से लैंड डिजर्टिफिकेशन में जाने वाले हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। इस बार का जो टॉपिक जो COP14 का था, रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर, ये बहुत अच्छा क्लू देता है UPSC के लिए। रिस्टोर लैंड मतलब लैंड रिस्टोरेशन एक बड़ा टॉपिक है इस साल के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इसका प्रेसिडेंट है इस साल के लिए। एक आर्टिकल्स आया था इससे रिलेटेड, लैंड इन ट्रबल करके न्यूज़पेपर में, उसमें आपका लिखा हुआ है। इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको प्रेजेंट अच्छे से किया रहता है और आपको याद करना आसान होता है। देखिए 94 मीन्स अराउंड 2003 से 5 तक 28% हमारे जो टोटल जियोग्राफिक एरिया का जो लैंड है इंडिया का, वो लैंड डिग्रेड हो चुका है, वो डिग्रेडेड लैंड में आ चुका है। और जो 2011 और 13 का रिपोर्ट है, इसमें 29.32% हमारा लैंड डिग्रेडेशन के स्टेज में है, मतलब बहुत ही बैड पिक्चर ये शो करता है। तो हम लोगों ने टारगेट किया है कि 26 मिलियन हेक्टेयर को ऑफ लैंड को हम लोग 2030 तक रिहैबिटेट करेंगे, उसको फिर से रिक्लेम करेंगे, ठीक करेंगे उसको, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने कमिटमेंट किया था 21 मिलियन हेक्टेयर को। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन में भी हम लोगों ने अपना टारगेट को ऊपर किया। तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि जो टारगेट हम लोग कमिट करते हैं उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हमको लगता है कि अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग और बढ़ाते हैं, जबकि वर्ल्ड लेवल पर लोग इसको फुलफिल नहीं कर पाते और यहाँ पर हम लोग उसका अपना टारगेट बढ़ा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले 21 मिलियन का टारगेट किया था, वो अब हम लोगों ने क्या किया है, 26 मिलियन का टारगेट किया है, हेक्टेयर का टारगेट किया है, जिसको हम लोग रिक्लेम करेंगे, ठीक करेंगे। तो UNCCD के बारे में जान लेते हैं। 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। जो भी इसको साइन करता है दैट कंट्री इज़ लीगली बाइंडेड, ये लीगली बाउंडेड है कि ये जो भी इसमें सजेशंस दिए गए हैं, जो कि जिस पे साइन किया गया है, रेटिफाइड किया गया है, उसको आपको अपने नेशन पे करना है, किसी तरीके से अपने नेशन पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ऐसा पार्ट है यूनाइटेड नेशन CCD जो कि इन्वायरमेंटल पार्ट को तो देखता ही है, एज वेल एज डेवलपमेंटल पार्ट एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को भी देखता है। मतलब सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट आ गया, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक वन ऑफ द टॉपिक होगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पार्ट को देख रहा है, डिफॉरेस्ट डेवलपमेंट पार्ट को देख रहा है, एंड सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट का काम देख रहा है। मतलब क्या है, डेफिनेटली लोकल कम्युनिटी का लाइवलीहुड को भी इंश्योर करना है, एज वेल एज आपको इन्वायरमेंट को भी ठीक रखना है। 2006 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और रियो दे जेनेरो में एक एजेंडा 21, उसके 3 प्रोडक्ट थे रियो दे जेनेरो का, जिसमें से एक प्रोडक्ट था
एजेंडा 21, उसके अंडर में एजेंडा 21 में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने डायरेक्टली रिकमेंड किया था कि आपको डेजर्टिफिकेशन या जो लैंड डिग्रेड कर रहे हैं उसको ठीक करना है, रिक्लेम करना है। तो इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट काम क्या है कि लैंड को प्रोटेक्ट करना, एज वेल एज जो लैंड यूज़ होता है उसको सही रखना, ओवर यूज़ नहीं करना, ओवर ग्रेजिंग जो हो जाता है या ओवर आप क्या है इरिगेशन कर देते हैं, इस तरीके से लैंड को ख़राब नहीं करना है। तो दिल्ली के डिक्लेरेशन बोला जा रहा है, दिल्ली डिक्लेरेशन मतलब इसका क्या आउटकम आया, वैसे मेजर आउटकम नहीं आया, बट हम लोगों ने कमिटमेंट जो किया है वो काफ़ी अच्छा है कि इसमें है, देखो कभी भी हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर को रखते हैं तो उसमें क्या है जेंडर फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत अच्छा बैलेंस सेक्टर जो है जिसमें विमेन भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें फीमेल भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। तो अगर लैंड को क्लेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जेंडर इक्वालिटी पे काम करते हैं। हेल्थ, इकोसिस्टम, हेल्थ अच्छा रहेगा क्योंकि ग्राउंड वाटर सही रहेगा, ग्राउंड वाटर सही रहेगा तो हेल्थ पे इंप्रूवमेंट रहेगा। न्यूट्रिशन पार्ट को आप देख सकते हैं, इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन काम करते हैं, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट इस काम पे, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना इस चीज़ पे, एंड पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव हम लोगों को इस लेवल पे काम करना कि हम लोग किसी तरीके से फॉरेस्ट में जो ड्वेल करते हैं, जो लोग रहते हैं, वो कम्युनिटी के में भी पीस लाना और उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉस्पर करना। तो इसके लिए हम लोगों ने अराउंड 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड को हम लोगों ने इस तरीके से, इस अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ाने का सोचे हैं। और ये कौन करता है? MOFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इस कन्वेंशन को लुक आफ्टर करेगा। ठीक, इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो भी इसी टाइप का था। इससे पहले हम लोगों ने जस्ट ये समिट से पहले हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग फॉरेस्ट का जो लैंडस्केप का है रिस्टोरेशन करेंगे, जितना हमारा जो कैपेसिटी है उसका रिस्टोर करने का काम हम लोग करेंगे। 5 पायलट स्टेट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया को सबसे पहले हम लोग पायलट लेवल पे काम करेंगे, यहाँ पे लैंड को डिग्रेड होने से रोकेंगे, जिसमें से मोस्टली कौन कौन से एरिया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटका, ये एरिया पे हम लोग लैंड को रिक्लेम करेंगे। तो ये टारगेट किया गया। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉन चैलेंज। बॉन क्या है ये हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड IUCN ये दोनों मिल के इस पे काम कर रहे हैं। तो बॉन चैलेंज, तो व्हाट इज़ बॉन चैलेंज? इसमें ने हम लोगों ने वॉलंटरली चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हम लोग 150 मिलियन हेक्टेयर जो वर्ल्ड लेवल पे कमिट किया गया है कि हम लोग लैंड को डिग्रेड होने से रोकेंगे, उसमें हम लोगों ने अपना पार्ट इंक्लूड किया कि 13 मिलियन हेक्टेयर हमारा लैंड होगा जिसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। मतलब वर्ल्ड को टारगेट मिला है 150 मिलियन हेक्टेयर बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। तो उसमें से हमारा पार्ट क्या होगा कि हम लोग 13 मिलियन हेक्टेयर का लैंड जो डिग्रेड हो रहा है बाय 2020 को ठीक करेंगे और 2030 तक हम लोग और फर्दर एडिशन करेंगे लैंड को रिक्लेम करने के लिए। तो ये जो हम लोगों ने जो प्लेज किया है वो वर्ल्ड एशिया का लार्जेस्ट है। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्लेज किया है और जैसे हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री है तो उसके हिसाब से इसके लिए फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट हम लोग का जो टारगेट, हमारा एस्पिरेशन है वो काफ़ी हाई है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक आता है जो टॉपिक होता है बैम्बूनॉमिक्स। ये बैम्बूनॉमिक्स है क्या? बैम्बूनॉमिक्स ये है कि आपको लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइब्स को इंश्योर करना है। आपने याद होगा कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक पार्ट था। कौन सा? UNCCD में। तो ये जो बैम्बू से जो जितने ट्राइब्स इंक्लूडेड हैं या अटैच्ड हैं उनको आपको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अब ये दोनों पार्ट कैसे इंक्लूड करते हैं बैम्बूनॉमिक्स को? बैम्बू इस साइड और इधर पे डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेड एरिया। तो बैम्बू ऐसा ट्री है जो कि अदर ट्री के कंपैरिजन में एक तो एरिया कम लेता है एज वेल एज उसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो कैपेसिटी है वो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है। मतलब कार्बन को वो स्टोर करके सॉइल में रखता है, तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा है। एज वेल एज इसका बैम्बू का इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो बैम्बू में
बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि ये कम टाइम में ग्रो हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और इसमें हमारा एक्सपर्टाइज भी बहुत है। पर वर्ल्ड लेवल पे जिस लेवल पे बैम्बू से लोग बेनिफिट उठाते हैं उस लेवल से इंडिया पे बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरिया पे मोस्ट ऑफ द बैम्बू एरिया है और वो काफ़ी इनएफिशिएंट तरीके से काम होता है। तो क्यों ना हम लोग बैम्बू को एज ए इकोनॉमिक जनरेशन के लिए हम लोग यूज़ करें, और जहाँ पे भी बैम्बू होता है वहाँ पे वाटर लेवल प्रॉपर तरीके से आता है, क्योंकि वाटर को भी स्टोर करता है, एक विंड को रोकने का भी काम करता है, इंटेंसिटी को भी कम करता है। तो बैम्बू का बहुत सारा बेनिफिट है। तो इसीलिए क्या है कि बैम्बूनॉमिक्स बोला जा रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अच्छा, और इंश्योर करेंगे हम लोग लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइब्स। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखो क्या है, हमारे जितने बीचेस हैं उसमें से आप देखो कि आप वर्ल्ड के मालदीव्स के बीचेस देखते हैं, मॉरिशस के बीचेस देखते हैं, फुकेट के बीचेस देखते हैं, ये बीचेस आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। उसका मार्केटिंग भी अच्छा किया गया है और वहाँ के लोग उससे बहुत हेल्प भी मिलता है टूरिज्म के कारण से। इंडिया में भी ऐसा है, बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोरल्स हैं जिसके कारण जिसको हम लोग टूरिज्म अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हैं। बट जिस लेवल पे हम लोग को मिलना चाहिए बेनिफिट उस लेवल पे मिलता नहीं है। जबकि हमारे पास लक्षद्वीप है, इतने ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं, अंडमान है हमारे पास, तो फिर भी क्यों नहीं मिलता? इसका रीज़न है क्योंकि हम लोग ने बीचेस को उस तरीके से आइडेंटिफाई करके, उसको लेबलिंग करके, उसको ब्रांडिंग करके अभी तक शो नहीं किया है। एज वेल एज हम लोगों ने बीचेस को क्लीन नहीं रखते हैं, हम लोग क्लीन बीचेस नहीं होते, इन्वायरमेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से कंजर्व करके नहीं रखते। जो जो स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे, सो दैट कि बीच का इन्वायरमेंट क्लीन रहे, बाथिंग क्वालिटी अच्छा रहे, वाटर सही रहे, वाटर का डिस्पोजल अच्छा रहे, वेस्ट मैनेजमेंट रहे, ये सारा चीज़ें हमारे इंडिया पे प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी है दैट इज़ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये वर्ल्ड लेवल पे काम करती थी, यूरोप पे काम करती थी, अब धीरे से इंडिया में भी आने लगा है। और ये क्या, इसने क्या बोला है कि अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो मैं ये सर्टिफिकेशन दूंगा। तो जैसे ही आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है तो फॉरेन के टूरिस्ट समझ जाते हैं कि ओके, इस एरिया पे आराम से आप नहा सकते हो, यहाँ पे एक क्वालिटी मेंटेन होगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होंगे, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी के लिए भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये जो लेबलिंग वाला काम 1985 में काम हुआ था, बट 2001 से ये इम्प्लीमेंट अदर एरिया में भी होने लगा, यूरोप छोड़ के अदर एरिया में भी होने लगा। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है इसने अराउंड 30 बीचेस को प्रपोज किया है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हम लोग उसको दिलवाएंगे। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, देखते हैं हम लोग किस लेवल पे काम कर पाते हैं। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर होता है तो क्या बेनिफिट मिलता है? इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ देयर हाई इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये शो करता है, जो कि हम लोग बात किए। क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इसका पार्ट है, वहाँ के लोगों को एजुकेट करना कि आपका सर्टिफिकेशन मिलने से क्या बेनिफिट होगा, एक इन्वायरमेंट कैसे सेव रहता है और आपका लाइवलीहुड एंड टूरिज्म कैसे इंश्योर हो सकता है। ठीक, तो अराउंड 33 क्राइटेरियाज़ हैं जिसको फुलफिल करना होता है जब आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। आर्टिकल्स को पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया रखना है, प्लास्टिक फ्री रखना है, पोल्यूशन फ्री रखना है और सेफ्टी ऑफ द विजिटर्स को भी इंश्योर करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, मतलब वैसे वैसे बीचेस को मैप करना, कि आइडेंटिफाई करना, इस एरिया पे हम लोग इम्प्रूव करना है, लोकल इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को हम लोग को प्रिजर्व करना, वाटर क्वालिटी को सही रखना, एजुकेशन देना, वही चीज़ें जो क्राइटेरिया। तो 33 में से कुछ क्राइटेरियाज को मैंने पिक किया हुआ है। तो इतने सारे बीचेस जो हम लोगों ने बोला ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इतने सारे बीचेस को आइडेंटिफाई किया है कि इसको हम लोग टॉप के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिलवाएंगे। इसमें देखो कि राधानगर बीच जो अंडमान का है, ये एशिया का सबसे अच्छे 7th बेस्ट बीच में आता है। यह राधानगर बीच बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे ये ऋषिकोंडा बीच जो विशाखापट्टनम का, तो ये सब सारे बीचेस अच्छे हैं, जस्ट मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेन कर दिया गया, एक्सपर्टाइज दे दिया गया, तो ये काफ़ी अच्छे से होगा। तो हमारा जो चंद्रभागा बीच है, कोणार्क कोस्ट पे है, उड़ीसा का, वो फर्स्ट टाइम एशिया में उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, इसलिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है वो। ठीक, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्लास्टिक को डील करता है, इनडायरेक्टली वाटर क्वालिटी को डील करता है, एनवायरनमेंट को डील करता है, ये सारे को डील करता है, इसलिए हम लोगों ने इस साल के लिए टॉपिक में चूज़ किया है। फिर आता है शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का फॉरेस्ट है जो कि सदर्न इंडिया में अडॉप्ट किया है। शोला फॉरेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। ये फॉरेस्ट जो है
ये बाकी जगह पे वर्ल्ड लेवल पे इस टाइप के फॉरेस्ट नहीं मिलते, इसलिए इसका लोकल नाम है। इसको बोला जाता है सदर्न माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे कुछ ऑड लगेगा आपको, देखिए क्या होता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वो भी कहाँ पे, सदर्न एरिया पे। मतलब 23.5 के नीचे में आपको जो भी फॉरेस्ट मिलना चाहिए वो तो ट्रॉपिकल होने चाहिए, बट यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट क्यों मिल रहा है, ठीक है ना, वो भी वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो इसलिए क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट है जो अडॉप्ट किए हैं इस जगह पे। ये 1500 मीटर लैटिट्यूड के हाइट पे से ज़्यादा पे ये मिलते हैं। यहाँ इसके ऊपर में ग्रास लैंड मिलता है जिसको शोला ग्रास लैंड बोलते हैं, और उसके नीचे मिलता है आपको ट्रीज मिलते हैं जिसको शोला फॉरेस्ट या शोला ट्रीज बोला जाता है। तो ये ऐसे ट्रीज जो होते हैं ये स्टंटेड होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती और इनके काफ़ी ब्रांचेस होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं ये छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और थोड़ा सा लेदरी टाइप का होते हैं। और ये ऐसे स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे रोडेंड्रॉन्स मिलते हैं जो कि हिमालय में मिलना चाहिए, वो यहाँ पे मिलते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, याद रखिएगा, दिट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो प्लेस्टोसाइन टाइम का जो आइस एज था उस समय क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द सदर्न एरिया भी, तो सदर्न इंडिया का भी एरिया तो आइस से कवर्ड था। फिर धीरे से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा, बट ये जो फॉरेस्ट है ये धीरे धीरे अडाप्ट करते गए हॉट क्लाइमेट में भी। तो दो दीज आर द टेम्परेट फॉरेस्ट बट दे आर अडाप्टेड फॉर द हॉट क्लाइमेट ऑल्सो। तो ये क्या है, इनका बेनिफिट क्या है कि ये स्टोर करके रखते हैं वाटर को, काफ़ी सारे वाटर्स को स्टोर करके रखते हैं जब रेनी सीजन आता है तो, और लेटर ऑन वो धीरे धीरे स्ट्रीम्स के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में ये ड्रेन करते रहते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर मिलता रहता है। तो ये एक प्रकार से वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है जो कि हिमालय या सदर्न स्टेट में नीलगिरी के ऊपर में रखा हुआ है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ओवरहेड वाटर टैंक्स भी बोला जाता है। और ये शोला ट्रीज, इसमें वाटर कंजर्व करने का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे कैन टॉलरेट द फायर ऑल्सो। देख रहे हो कितना सारा एडवांटेज है। एक तो नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहा है फुल। देखो सदर्न एरिया पे वाटर का काफ़ी क्राइसिस होता है क्योंकि वो प्लेटू वाला रीजन है, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। ऐसे में ये जो नीलगिरी एरिया है ये काफ़ी बेनिफिट देता है आपको, क्योंकि वहाँ से आपको वाटर कंजर्व करके किसी ने रखा हुआ है, ग्रासलैंड ने इसको स्टोर करके रखा हुआ है और वो आपको वाटर दे रहा है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, पहला प्रॉब्लम हर एक जो फॉरेस्ट एरिया या वाटर बॉडीज़ के साथ होता है कि एलियन स्पीसीज़ आ जाते हैं जो कि कॉम्पीट करते हैं वहाँ के नेटिव स्पीसीज़ के साथ। सेकंड ये होता है कि हर साल इसमें फायर का ऑकरेंस बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण से इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी डैमेज हो रहा है। ठीक, और वेजिटेशन जो है, जो जितना वाटर स्टोर करते थे अब उतना वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रही क्योंकि लॉस हो गया काफ़ी ज़्यादा इनका। तो ये सब, और कैटल ग्रेजिंग भी ओवर होते जा रहा है। टी प्लांटेशन करने के कारण से हम लोग उसको कट करते हैं, फ्यूल वुड के कारण से हम लोग कट करते हैं, इसके कारण से ये शोलास काफ़ी ट्रबल में हैं। इसको आपको पता है कि इतना एडवांटेज था बट हम लोग उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कन्वेंशन, क्या चीज़ का कन्वेंशन है? इंटरनेशनल ट्रेड, किसमें? जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, कौन से? फौना एंड फ्लोरा, मतलब फ्लोरा एंड फौना का जो एंडेंजर्ड है उनका आपको ट्रेड नहीं करना है या उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है। तो ये कन्वेंशन जो है ये क्यों न्यूज़ में है और क्यों इस टॉपिक को हम लोगों ने रखा था? 1973 में इसको सब लोगों ने साइन किया। इसमें क्या है कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, आपको वैसे स्पीसीज़ को ट्रेड करने से या एक्सपोर्ट करने से। इनडायरेक्टली आप क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करने से मना करके आप मॉनेटरी बेनिफिट हटाते हैं। और मॉनेटरी बेनिफिट हटाने से क्या बेनिफिट होता है कि लोगों को पता है कि जब कोई इंपोर्ट करने वाला नहीं है तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ पे टारगेट किया जा रहा है कि आप मॉनेटरी बेनिफिट को ही हटा दीजिए, कि जो इतना पैसे पे वो बिकता है ये सारे प्रोडक्ट्स, उसको आप किसी तरीके से डिस्करेज करें। ठीक है ना। और इसलिए ये एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसलिए इसमें मल्टीपल गवर्नमेंट को साथ में आना है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन का काम करता है। नॉर्मली इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है इनका फूडिंग वैल्यू ज़्यादा अच्छा है, क्लोथिंग के लिए यूज़ होता है, मेडिसिनल वैल्यू है, और कुछ लोगों को अपने शौक के लिए भी, जैसे हम लोग का वन हॉर्न राइनोसॉर्स को का जो सिंगल हॉर्न है उसको लोग सेल करते हैं और काफ़ी प्राइस पे बिकता है। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है जिनेवा में है। मोस्ट ऑफ द आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का सेक्रेटेरिएट यहीं पे मिलेगा।
और इट इज़ अगेन लीगली बाइंडिंग। तो जो इसको साइन करता है वो उनके लिए लीगली बाइंडिंग है, उनको फॉलो करना ही है। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं, 3 अपेंडिक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द स्पीसीज, उसके हिसाब से 3 कैटेगरी बनाया गया, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। तो 1 में क्या है कि सबसे हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है इसमें कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द कमर्शियल ट्रेड, एक्सेप्ट अगर आप कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रीज़न से आप इसको नहीं अगर ट्रेड करना चाहो तभी कर पाओगे, उसमें भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए अपेंडिक्स 1 में आप डालते हो तो काफ़ी सेफ है, उसको नॉर्मली लोग ट्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट आता है। अपेंडिक्स 2 में ऐसे जो स्पीसीज़ हैं जो इनका सीरियस लेवल पे डिक्लाइन हुआ है रिसेंटली, और अगर इसको ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया तो वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं या थ्रेटन्ड हो सकते हैं। तो अपेंडिक्स 2 में वैसे कैटेगरी के स्पीसीज डाला गया। अपेंडिक्स 3 में ऐसा है कि जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री ने बोला है, जो कि साइट का मेंबर है, उसने बोला है कि यार मेरा जो स्पीसीज़ है इसको आप लोग प्लीज़ प्रिजर्व करिए, ये हमारे लिए तकलीफ वाला है। हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं पर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको अगर डाल देने से क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड होने में कंट्रोल होता है। ठीक, तो ये क्यों न्यूज़ में है, इसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो स्टार टोर्टोइस होता है और हमारे जो ऑटर्स होते हैं, 2 टाइप के ऑटर्स हैं, उनको हम लोगों ने इस कैटेगरी में डाला है। ठीक है ना, डलवाया है एक्चुअली, हम लोगों ने प्रपोज किया और इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड अंडर अपेंडिक्स 1 के अंदर में डलवा दिया है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला। आप देखोगे कि स्टार टोर्टोइस का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है और उसको इसी के कारण से ये काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड हो जाते हैं। ठीक, और हम लोगों ने एक को स्पीसीज़ से हटवाने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल किया था कि रोज़वुड को स्पीसीज़ को आप इसमें से हटा दीजिए, सो दैट हम लोग कमर्शियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन कर सकें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। तो 2 चीज़ें हैं, रोज़वुड को हटाने के लिए बोला और ये टोर्टोइस को हम लोगों ने डालने के लिए बोला। तो हमारा जो एक्सेप्टेंस हो गया है इस चीज़ के रिगार्डिंग। फिर होता है यूनेप का कोलंबो डिक्लेरेशन। तो यूनेप का कोलंबो डिक्लेरेशन में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन नॉर्मली आपके लिए, आपको कभी लगता है कि नाइट्रोजन आपके लिए हार्मफुल है? इन्वायरमेंट में इतना सारा नाइट्रोजन है, आपको कभी लगा नहीं कि आपको सफोकेटिंग हो रहा है। बट क्या होता है कि कभी कोई भी गैसेस किसी पर्टिकुलर जगह पे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो वो पोल्यूटेंट बन जाता है। जैसे ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उस रेशियो पे, जिस रेशियो पे बाहर के इन्वायरमेंट में है, उस रेशियो से जैसे बढ़ने लग जाएगा आपको सफोकेशन फील होने लगेगा। रीज़न क्या है? यहाँ इस क्लासरूम पे जितना रेशियो होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड का उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इन जनरल पोल्यूटेंट नहीं है, बट क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है वो। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी का हो जाता है तो पोल्यूटेंट होता है। तो वैसे ही क्या होता है, हर एक गैसेस का साइकिल होता है। ऑक्सीजन भी अपने एक साइकिल में चलता है, कभी वो ऑक्साइड के फॉर्म में अर्थ में रहता है, कभी ऑक्सीजन के फॉर्म में रहता है, कभी O3 के फॉर्म में ओजोन पे रहता है। तो ऑक्सीजन का एक साइकिल चलता रहता है, कभी वो वाटर में भी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे होता है और नाइट्रोजन का भी ऐसे होता है। और नाइट्रोजन के साइकिल में आप देखोगे एक बैक्टीरिया से लेके एनिमल से लेके एक प्लांट एंड एवरीवन इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड फॉर द नाइट्रोजन साइक्लिंग। आपका यूरिन जो होता है वो भी एक नाइट्रोजन का पार्ट है, आप प्रोटीन लेते हैं वो भी नाइट्रोजन का पार्ट है, अमीनो एसिड की बात करते हैं हम लोग, वो सारे तो नाइट्रोजन के ही पार्ट हैं, इजंट इट। तो क्या प्रॉब्लम है नाइट्रोजन के साथ? क्या है कि जो नाइट्रोजन अगेन जो पोल्यूटेंट का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन उस जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी पे है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए। मतलब वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए बट वो अदर जगह पे है जिसके कारण से वो सफोकेटिंग हो गया है। ठीक है, और इसी के लिए कोलंबो डिक्लेरेशन हुआ है। इसमें आपको नाइट्रोजन को सही ढंग से यूज़ करना है। नाइट्रोजन फॉर्मलैंड के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप देखोगे कि यूरिया जो मतलब यूरिया का कंपाउंड क्या हुआ, मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड यूरिया हुआ। आप यूरिया यूज़ करते हैं फॉर्मलैंड पे, पर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग तो उसको सब्सिडी देते हैं। तो यूरिया में सब्सिडी होने से एक्सेसिव यूज़ होता है, वाटर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। इसके कारण से वाटर रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं। और तो नाइट्रोजन इन जनरल इनर्ट गैस है, वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, बट आप क्या कर रहे हो आर्टिफिशियली इसको नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहे हो। देखो फिक्सेशन 2 तरीके से होता है। एक तो नेचुरल होता है, जब लाइटनिंग होता है तो क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज उसको फिक्सेशन करते हैं, मतलब उसको किसी तरीके से सॉइल पे लाते हैं। तो आप तो या तो बैक्टीरिया के थ्रू फिक्सेशन होता है, या तो NO2 के फॉर्म में है, फिर रेनफॉल हुआ HNO3 के फॉर्म में वो सॉइल पे आ गया।
तो वो फिक्सेशन हो रहा है। थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड लेवल पे जो हो रहा है जब इंडस्ट्रीज पे आप करते हो, तो ये यहीं पे प्रॉब्लम है कि जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन आप करते हो तब आर्टिफिशियली इतने सारे नाइट्रोजन अननेसेसरी वो सॉइल के फॉर्म में चले जा रहे हैं, सॉइल में चले जा रहे हैं, जितना वो गैसेस पे होना चाहिए था। फाइन। तो WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि नाइट्रेट जो होते हैं, जो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, इट कैन कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर एंड इट कैन कॉज रिड्यूस्ड ब्लड फंक्शन, कैंसर एंड एंडेमिक गॉइटर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हैज बिकम ए पोल्यूटेंट व्हेन इट एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट एंड रिएक्ट्स विद द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये डेंजरस बनते जा रहा है। ये एसिड का काम भी कर सकता है, सॉइल का एसिडिफिकेशन कर देता है, H2 बन के HNO3 बन जाता है, सॉइल का एसिडिफिकेशन कर रहा है, सॉइल को ख़राब कर रहा है। ठीक है ना। और एसिडिफिकेशन होने से क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट्स है उसको टॉक्सिक बना रहा है, और टॉक्सिक प्लांट जैसे ही बनते हैं ये आपके फूड चेन में आ जाता है। और इनफैक्ट नेचुरल जो सॉइल कंपोजर होते हैं उनका अगर जॉब आपने ले लिया, या तो आपने जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आप करोगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, तो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। और यही प्रॉब्लम होता है कि जब किसी का लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है तो वो लॉस्ट हो जाते हैं। वही चीज़ बैक्टीरियाज के साथ होता है। नाइट्रोजन का काम, फिक्सेशन का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो आर्टिफिशियली। आप फिक्सेशन का काम भी कर रहे हो, डीनाइट्रिफिकेशन का भी सारा काम आपको कर रहे हो, तो ये एक बैलेंस है वो हट जाता है। इसलिए नाइट्रोजन के अगेंस्ट में या सपोर्ट में हम लोगों ने कोलंबो डिक्लेरेशन को साइन किया। तो ये जो 5 टॉपिक है, अगेन इस साल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएंगे।